नाइन्थ ग्रेडर्स, लाइफ में बहुत स्ट्रेस है पर लेने की जरूरत नहीं है। एटम मॉलिक्यूल भाई बहुत टफ है, लेकिन यकीन मानो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतना इजी है। इस बार तो आप इतने लकी हो कि मेजर जो एलिफेंट कॉन्सेप्ट था ना, वो एनसीईआरटी ने उसमें से निकाल दिया। तो जस्ट टेक इट कूल, chill and let's start with our atom and molecule in an easy note। चलो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप बात करो कौन बड़ा, हम बाहर पढ़ने जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है केमिस्ट्री की जो नींव है वो किसने रखी थी? वो रखी थी हमारे ऋषियों ने। महर्षि कन्नड़ वॉज द फर्स्ट फिलोसोफर इन 500 BC, जिसने बताया कि पदार्थ मतलब जो भी चीज मेरे सामने है, जैसे टेबल है, चेयर है, ये रिमोट है, हर पदार्थ का एक छोटा कण है और उस कण को बोलते हैं परमाणु। हम हिंदी फॉलो करते थे तो हमने एटम वर्ड नहीं बोला, लेकिन परमाणु बाद में डाल्टन जी ने बोला कि वो तो एटम होते हैं। तो सबसे पहले ये स्टडी शुरू हुई थी इंडिया से। तो इंडिया में महर्षि कन्नड़ ने बोला 500 BC में कि मैटर, जिसको वो बोलते थे पदार्थ, इज मेड अप ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड परमाणु। और उन्हीं को आगे सपोर्ट किया पाकुदा प्रत्यायामा ने। उन्होंने बोला कि ये जो परमाणु आपने बोले हैं ना, कि जिस तरह से कंबाइन करते हैं वो ही डिफाइन करता है वेरियस फॉर्म ऑफ परमाणु मैटर। वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर मतलब किस तरह का पदार्थ होगा, कि परमाणु अगर मेरे कूलली हल्के हल्के कंबाइन करते हैं तो वो लिक्विड हो जाएगा, अगर परमाणु जोर से कंबाइन करते हैं तो वो सॉलिड हो जाएगा, और अगर परमाणु यहाँ है तो वो गैस हो जाएगा। तो महर्षि कन्नड़ और पाकुदा जी ने बताया कि matter is made up of smallest particle called pramanu, and the way these pramanus combine with each other, that will define the state of matter। और इन्हीं को आगे सपोर्ट करा हमारे ग्रीक फिलोसफर्स ने। ये थे ल्यूसिपस एंड डेमोक्रिटस। ल्यूसिपस टीचर थे और डेमोक्रिटस उनके शिष्य थे। उन्होंने भी यही बात बोली कि जब आप किसी एटम को, किसी मैटर को तोड़ते रहोगे तो एक टाइम आएगा कि उससे ज्यादा उसको तोड़ नहीं सकते, और वो टाइम आएगा जब आपके पास, आपके हाथ में आ जाएगा वो छोटा सा एटम। तो इन्होंने बोला, लेट्स रीड आउट। ही वॉज अ ग्रीक फिलोसोफर and he said that if you keep on dividing atoms, if you keep on dividing a matter, a stage will come that you can't even further divide that, and that stage is called as where you have reached the stage of an atom। चलो अब नेक्स्ट हम चलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब 1800 में ही लेवॉइजर आए, उसके बाद महर्षि कन्नड़ थे, ल्यूसिपस थे, फिर आए लेवॉइजर। ही वॉज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट। वो कहता कि सबने एटम तो बता दिया, अब वो एटम को कंबाइन करने से हम एक केमिकल कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। यहाँ से शुरू हुई हमारी केमिस्ट्री। तो उन्होंने दिए 2 लॉज। एंटोन एल लेवॉइजर बाय द एंड ऑफ 18th century he gave us 2 laws of chemical combination। The first law of conservation of mass, second law of constant proportion। अब जब केमिस्ट्री डेवलप ही हो रही है तो सबसे पहले जो रूल है केमिस्ट्री का वो हम देखते हैं। रूल में होता है मेरे पास x प्लस y। मैं अभी एलिमेंट का नाम नहीं बताऊंगी, रीजन क्या है, अभी तो बहुत स्टडी बाकी है, एलिमेंट के नाम, सिंबल्स आने बाकी हैं। तो मेरे पास जो हाथ में है वही बता रही। तो x प्लस वाई गिव राइज टू z, एक ही लिख देते हैं, x प्लस वाई गिव राइज टू z। तो ये जो पार्ट है विच इज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एन एरो, यू कॉल इट एज रिएक्टेंट्स, और ये जो पार्ट है टू द राइट साइड ऑफ एन एरो, यू कॉल इट एज प्रोडक्ट्स। और इस पूरे सेटअप को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। उस टाइम जब लेवॉइजर ने बात करी थी तो हमारे पास कोई सिंबल्स नहीं थे,
लेकिन केमिस्ट्री बननी शुरू हो गई थी। तो उन्होंने बोला कि एक केमिकल रिएक्शन होती है यूनिवर्स में, और उस रिएक्शन में हमेशा ये दो लॉज फॉलो किए जाते हैं। तो फर्स्ट लॉ आ गया आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलो जी इस लॉ को पढ़ते हैं। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट का मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास होता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो रिएक्शन एक इंसुलेटेड apparatus में की जाए ताकि कुछ भी बाहर ना जा सके और कुछ भी अंदर ना आए। क्यों ऐसा कहा? बिकॉज कभी कभी रिएक्शंस में गैसेस प्रोड्यूस होती है। अगर आप ओपन बीकर में या फ्लास्क में रिएक्शन करोगे तो गैसेस तो बाहर निकल जाएंगी, तो ये लॉ जो है वो वायलेट हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे देखो, इट इज अ स्टॉप कॉर्ड कंप्लीटली इंसुलेटेड। तो यहाँ पे 243 पॉइंट, अब हम यहाँ पे इसको रोक देते हैं। देखो इस टाइम इसका मास है, ये सोडियम कार्बोनेट एसीटेट, ये मास है 243। ओके, जब ये दोनों मिक्स नहीं हुए। सो देयर आर टू रिएक्टेंट्स राइट नाउ। सो राइट नाउ देयर वर टू रिएक्टेंट्स। एक सेकेंड, ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये दो रिएक्टेंट्स की जब रिएक्शन मिक्स हो गई तो उनका मास, ये देखो दो अलग अलग रिएक्टेंट है, एसिटिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट। अब नीचे गिरा तो ये मिक्स हो गए, मिक्स होके भी इनका मास 243 है और बिना मिक्स हुए भी मास 243 है। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दैट मीन्स अगर आप इसको डेफिनेशन में डालोगे, इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड in a chemical reaction. So overall total mass of the reactant is equal to total mass of the product. That is what is law of conservation of mass. अब आई इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स की बारी। चलो जी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास थी मीथेन 16 ग्राम। 16 ग्राम हमें दिया हुआ है मीथेन, और इसमें हमने डाली 32 टाइम्स 2, दैट मीन्स 64 ग्राम्स हमने डाली ऑक्सीजन, जो एक्चुअली इसका मॉलिक्यूलर मास है। तो 64 प्लस 16 इट विल बिकम 80। और जब ये मीथेन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो हो जाती है कंबस्टन। कंबस्टन का प्रोडक्ट हमेशा होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हमेशा जब कोई भी हाइड्रोकार्बन जो हमारे फ्यूल्स हैं, जब वो ऑक्सीजन से बर्न करते हैं, दे ऑलवेज गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो देखो उनका मास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 और water is 2 times 18, which comes out to be 80. So total reactants are 80, total products are 80. This gives law of conservation of mass. चलो जी, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं थोड़े से न्यूमेरिकल्स, जिससे आपको हमेशा डर लगता है, लेकिन ये न्यूमेरिकल्स हैं बहुत इजी, वेरी वेरी इजी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो आपको सबसे पहली बात तो आपको सिंपल रिएक्टेंट लिखना है और सिंपल प्रोडक्ट लिखना है। अब मेरे पास है रिएक्टेंट, उन्होंने बोला इन रिएक्शन 5.3 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद, हमेशा जैसे जैसे आप पढ़ो वैसे वैसे लिखो, रिएक्ट्स विद एसिटिक एसिड, give rise to, अब प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो प्रोडक्ट्स विल बी ऑन द अदर साइड। 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर एंड सोडियम एसीटेट। क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये बना हमारे पास। अब देखते हैं इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशंस हैं, कौन कौन सी इन्होंने ग्राम्स दिए हुए। सोडियम कार्बोनेट आपके पास है 5.3 ग्राम्स, एसिटिक एसिड है 6 ग्राम्स, कार्बन डाइऑक्साइड है 2.2 ग्राम्स, वाटर है 0.99 ग्राम्स, ओके, एंड सोडियम एसीटेट है 8.2 ग्राम्स। अब देखते हैं टोटल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का मास क्या सेम है। चलो जी, so 5.3 plus 6 that comes out to be 11.3 grams.
सब 8.2 plus 2.2 is 10.4. 10.4, then it combines with 0.9, you will get 11.3. So here reactant is 11.3, product is also 11.3. So yes, this data clarifies conservation of mass. You will say concentration of reactant या amount of reactant is equal to amount of product. LHS is equal to RHS. So this law is supporting this reaction. अब आई बारी नेक्स्ट रिएक्शन की। अब वो कह रहा है हाउ मच, अभी थोड़ा सा ट्विस्ट, बात वही है पर अगर हम एक चीज को उठा लेंगे और हम बोलेंगे लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन जो कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, तो आपको बताना है वो कितने ग्राम उठाए, तो वो आप बड़े इजीली निकाल सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये काम बहुत सुपर इजी है। अब आपके पास आया सोडियम कार्बोनेट, हाउ मच सोडियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड, कितना निकलेगा, दैट मीन्स वो प्रोडक्ट साइड आएगा। चलो जी, प्रोडक्ट साइड हमने लिखा सोडियम कार्बोनेट, लेट्स राइट इट्स फॉर्मूला। सोडियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड, जरूरत नहीं है आपको फॉर्मूले की, लेकिन हम लिख रहे हैं, आप सोडियम कार्बोनेट भी लिख सकते हो, कोई मार्क नहीं कटेगा, बिकॉज इसमें रिएक्शन का मार्क नहीं है, मार्क है आपके कैलकुलेशन का ऑफ मास। ये पूरा चैप्टर मास के बेस पे डिपेंड करता है। चलो जी, तो सोडियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 224.4 grams ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये मतलब कि हमारा रिएक्टेंट है कितना, 224.4 grams। इट रिएक्ट्स विद, ये रिएक्ट कर रहा है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड 88 grams, एंड द रिएक्शन प्रोड्यूस्ड 36 grams ऑफ वाटर। अब क्या करेंगे, यू विल से, यहाँ को पहले ऐसे लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, और फिर आप इनकी वैल्यू भरो। दिस 224.4 plus 88 is equal to, let it be x, plus 36, and then आप इनको ऐड करो, it will come out to be 0.4, ऐसे कैसे रह जाएगा। So this is 8 plus 4 is 12, 8 plus 2 is 10 plus 1 11, and then it comes out to be 3। अब इसमें से आप 36 माइनस कर दोगे, you will get x। तो ये आपने 36 माइनस की तो 0.4 ऐसे कैसे आया, so 12 में से 6 गए, it will be 6, तो ये बच गया 10, 10 में से 3 गए 7, और यहाँ आ गया 276 grams। So this comes out to be, the answer is, cancel, the answer is 276.4 grams। Make sure you must write कि as per law of conservation of mass, और कभी आपकी गलती नहीं हो। Now comes the next part। अब दो लॉज उसने दिए थे, अब दूसरे लॉ की बात करते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब आप इंडिया बैठे हो, आपने बोला भाई मुझे तो आरओ का पानी पिला दो, इट इज वेरी गुड। तो आपने क्या किया, आरओ का पानी लिया, वाटर का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, इट्स H2O, आरओ का पानी लिया, फिर आप चले गए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, पानी आप कहीं से भी ले सकते हो, इवन वॉशरूम का पानी भी आप पी सकते हो, इट्स सो फ्रेश। तो मैंने वहां से पानी उठाया और पीना शुरू कर दिया। लेकिन क्या आपको लगता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के पानी के फॉर्मूले में फर्क होगा? नो। तो ऑस्ट्रेलिया का पानी भी H2O है। फिर हमने पानी लिया, हम गए कहीं घूमने, तो वहां पे हमने लेक से पानी लिया। तो क्या आपको लगता है लेक का पानी जो फ्रेश वाटर है, क्या उस पानी में और हमारे घर के पानी में ऑस्ट्रेलिया के पानी के फॉर्मूला में फर्क होगा? नहीं होगा, that will be water only। So this was actually the law। नाम बड़े दर्शन छोटे, easy now। So water से हम define करेंगे कि a chemical compound is made up of same element which is combined in a fixed proportion by mass। अब आई बारी मास की। फॉर्मूला आप इसको ऐसे लिख सकते 2:1, ये गलत हो जाएगा।
अगर आप बोलो वाटर आप कहीं से भी ले लो, एज पर दिस लॉ वाटर की रेशियो हमेशा 2:1 रहेगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा गलत, बिकॉज इन दिस इट शुड हैव सेम कंपोजिशन बाय मास। अब देखते हैं वाटर का मास कितना है। वाटर का मास में हाइड्रोजन का मास होता है, हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो वाटर में 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं, तो इट विल बिकम 2। ऑक्सीजन का मास होता है 16 और 16 का एक ही एटम है, इट विल बी 16। तो अगर आप 2 और 16 को डिवाइड करो तो आपके पास आएगा 1:8। 2 1s are 2, 2 8s are 16. So water will have the same composition of its constituent by mass, 1:8. That means hydrogen and oxygen will be present in 1:8 ratio wherever you get this water from. That is what was the law of constant proportion given by Proust in 1779. So let's read out this law. So this law states that a chemical compound always consists of same element, water में hydrogen और oxygen, which is combined together in a same proportion by mass. Okay? अब मेरे पास है एक ideally 100 ग्राम of water. 100 ग्राम of water को मैंने decompose किया। अगर मैंने 100 ग्राम of water को, water था मेरे पास 100 ग्राम, अब मैंने उसको डिकम्पोज किया इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये डिकम्पोज हो गया, चलो इसको थोड़ा सा बैलेंस कर देते हैं। डिकम्पोज हो गया तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कितना हाइड्रोजन निकलेगा और कितना आपके पास ऑक्सीजन निकलेगा। तो यू विल फॉलो दिस 1:8 रेशियो, राइट? सो एज पर दैट रेशियो इसके अंदर 11 ग्राम्स हाइड्रोजन के होने चाहिए और 88 या फिर 89, ताकि आपका पूरा 100 बन जाए, ग्राम्स आपके पास ऑक्सीजन होने चाहिए। दैट इज 11:88 और 1:8। So you will say as per this law hydrogen will have 11 grams and oxygen will have 88 grams, which will give the same ratio as 1:8. Clear? तो आपने इसको बैलेंस किया, so you will have a ratio of 1:8. अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो you will find it, you can divide it in the same ratio and get the answer. अब ऐसा ही क्वेश्चन अगर मैं आपको बोलूं, आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड काफी जगह होती है, आपकी ड्राई आइस भी कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स भी इनहेल करते हैं और रात को एक्सहेल भी करते हैं, हम लोग भी एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या सारी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला और रेशियो सेम है? यस। तो व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 एटॉमिक नंबर। सो मास नंबर ऑफ कार्बन इज 12, कार्बन 12। और ऑक्सीजन का अभी हमने करा था, ऑक्सीजन इज 16, तो ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 पार्ट्स, सो वी विल से इट एज 12 grams of oxygen, ये 12 ratio, oxygen is 12 grams of carbon and oxygen is 16 times 2 which comes out to be 32 grams. इनको डिवाइड करते हैं, 4 के टेबल पे जाएगा, 4 3s are 12, 4 8s are 32. So carbon dioxide will have carbon and oxygen in the ratio of 3:8 by mass. This gives you both the laws of combination. तो यहां से हमारी केमिस्ट्री की शुरुआत हो गई। अब हम पीछे नहीं हटेंगे, अब हम जो भी काम करेंगे बड़ा इजीली हो जाएगा। अब हमें नेक्स्ट देखना है कि हमने कॉम्बिनेशंस तो कर दिए, अब यार मुझे ये तो बताओ एटम का साइज क्या है, एटम का मास क्या है, कैसे कंबाइन करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा वैसा ही कुछ आने वाला है। तो सबसे पहले आप न्यूमेरिकल्स देखो। जब मैंने आपको देखा, मैंने आपको बोला कि फिक्स्ड रेशियो है, राइट? तो उसको दिमाग में रख के ही आंसर देना। वो कह रहा है इफ 3 grams of hydrogen reacts with 14 grams of nitrogen, 3 grams hydrogen
reacts with 14 grams नाइट्रोजन, ठीक है, बिकॉज नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो NH3 में मतलब नाइट्रोजन मेरे पास 14 ग्राम्स है और हाइड्रोजन 1 टाइम्स 3 ग्राम्स है। ये तो हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो वही चीज उन्होंने स्टेटमेंट में डाल दी। वो कह रहा है 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड प्रोड्यूस 17 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। ओवरऑल इसका मास हो जाएगा 17 ग्राम। अब वो कह रहा है हाउ मच अमोनिया इज फॉर्म्ड व्हेन 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। अब उन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन की अमाउंट को चेंज कर दिया। अब नाइट्रोजन कितना था, नाइट्रोजन को तो सेम रखा 14 ग्राम्स, रिएक्ट विद 25 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा। तो ये आपको क्या कर रहे हैं, ये आपको ट्रिक कर रहे हैं, पर ट्रिक होना मत यार। सिंपल फॉर्मूला, अगर 14 ग्राम नाइट्रोजन है तो वो कभी भी 3 ग्राम से ज्यादा हाइड्रोजन ले ही नहीं सकता, इट कांट टेक। सो बाकी के जो हाइड्रोजन है 22 ग्राम, दैट विल रिमेन अनरिएक्टिव, वो रिएक्ट ही नहीं होगी। तो आपके पास आंसर आएगा कि इफ यू इंक्रीज द मास ऑफ हाइड्रोजन कीपिंग द मास ऑफ नाइट्रोजन कांस्टेंट, देन एज पर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन total ammonia will be 17 grams only. It will just take 3 grams of hydrogen and rest 22 grams of hydrogen will remain unreactive. तो बस easy ना, ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर्स में आ जाएगा और आप अच्छे से कर देना। ओके, so this gives as per law of constant proportion the ratio remains constant, so 22 grams will remain unreactive. अब आई बारी दूसरे एक्सपेरिमेंट, दूसरा न्यूमेरिकल। अब इस तरह का न्यूमेरिकल भी आपके पास आ सकता है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, इन एन एक्सपेरिमेंट 1.288 ग्राम्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड वाज ऑब्टेन्ड, मतलब ये मेरा प्रोडक्ट हो गया, कॉपर ऑक्साइड इज माय प्रोडक्ट। कितना है 1, ये दो डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं, वो है स्टेटमेंट्स, तो देखते हैं। 1.288 ग्राम्स okay was obtained from copper is Cu 1.03 grams, ठीक है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में अब 2 एक्सपेरिमेंट हुए। इन एन एक्सपेरिमेंट दिस मच ऑफ कॉपर ऑक्साइड वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1.0203 grams ऑफ कॉपर। इन अनदर एक्सपेरिमेंट, दूसरे एक्सपेरिमेंट का कलर चेंज कर देते हैं हम। हाँ, दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बोला 3.672 grams of copper oxide, 672 grams of copper oxide gave on reduction of copper, which was 2.938 grams. Show these figures represent law of constant proportion. अब आपको कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या था, ओनली आपको इसके कॉम्बिनेशंस में आपको बताना होगा। पहले तो ऑक्सीजन का मास कितना है सबसे पहले। तो आप मुझे बताओ, फर्स्ट केस में अगर हर चीज इंसुलेटेड है तो अगर 1.03 ग्राम्स ऑफ कॉपर है तो ऑक्सीजन एज पर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर कंजर्वेशन ऑफ मास में ऑक्सीजन कितनी होगी, तो इनको माइनस कर देंगे। तो 1.03 को आप 1.288 में से माइनस कर दो, 288 और 1.03, इट कम्स आउट टू बी 8 में से 3 गए 5 और ये 2, तो ये आ गया 0.258 ग्राम्स। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी आ गई आपके पास 0.258 ग्राम्स। अब उसी तरह से अगर आप इसको करते हो तो इसमें भी ऑक्सीजन निकाल लेते हैं, तो इसकी ऑक्सीजन कितनी आएगी 3.672 में से आप ये माइनस कर दो, तो 3.672 में से 2.938 माइनस करोगे, 12 में से 8 गए 4, 7 में से 3 गए 4, 16
हाँ 16 ही रहेगा, 16 में से 9 गए 6 7 तो ये आपके पास आ गया 0.744। अब हम निकालेंगे इनकी रेशो। क्या निकालेंगे? रेशो। पहले चेक करते हैं हमारी स्टेटमेंट्स, ठीक है? ओके चलो जी, एनीवेज अब हम करते हैं इसको रेशो। सो कॉपर रेशो ऑक्सीजन, अब इस केस में कॉपर रेशो ऑक्सीजन इज 1.03 रेशो 0.258 और इस केस में 2.938 रेशो 0.744। ओके ये एक है और ये अब राउंड ऑफ कर देते हैं, ये 250 ग्राम, ये एक, तो ये कितना हो गया 4:1 आ गया। और सिमिलरली ये भी, दिस इज 2.9 जिसको हम 3 ले लेते हैं रफली और 7.4, ओके तो इसको 7 ले लेते हैं, तो 7 4s are 28, तो दिस इज ऑल्सो 4:1। तो दोनों केसेस में 4:1 is the ratio coming, which states that these two reactions with different compositions, they are following law of constant proportion. Clear? तो सबसे पहले आपने क्या किया, ऑक्सीजन का मास निकालना है जो कि गिवन नहीं है, तो इसका जो मास है उससे कुछ लेना देना नहीं है, उससे आप निकालोगे ऑक्सीजन का मास। अगर ये नहीं गिवन है तो ऑक्सीजन नहीं निकाल पाओगे। जब ऑक्सीजन निकल गया तब दोनों के मास की रेशियो लोगे, रेशियो इसकी और इसकी सेम आनी चाहिए, तब आपका आंसर करेक्ट है। ओके सो दैट मीन्स इट फॉलोज लॉ ऑफ कांस्टेंट proportion. So let's do it. So mass of copper oxide, then you will take mass of oxygen, then mass of again in the second case, और उसके बाद रेशियो लोगे, it comes out to be 4:1, which states that this follows law of constant proportion. चलो जी, अब constant proportion is done and conservation of mass is done. कुछ डिफिकल्ट नहीं था, इजी था, न्यूमेरिकल्स भी काफी इजी थे, बस मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल्स का सेशन यहाँ तक ही है। अब आगे हम चलेंगे स्ट्रक्चर्स पे, और भी इंटरेस्टिंग कुछ आएगा जिसमें हम कंपाउंड्स बनाएंगे बाय सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 2 3, कुछ टफ थोड़ा है, तो लेट्स डू इट। अब आई डाल्टन की बारी। तो डाल्टन ने देखा, ओके लेवॉइजर ने ये करा, प्राउस ने ये करा, महर्षि कन्नड़ ने करा, चलो ठीक है। अब मैं केमिस्ट्री को थोड़ा और डिटेल्स में लॉज में बता देता हूँ। तो लेवॉइजर ने उसके लिए डाल्टन ने दिए उसके पोस्टुलेट्स। तो सबसे पहला पोस्टुलेट जो सब ने बताया था, द पोस्टुलेट इज अ मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड दीज आर द पार्ट। अब ये चीज डाल्टन ने बताई थी, दैट एटम्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये चीज बाकी सबने बोली नहीं थी, उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया भी एटम होते हैं। डाल्टन ने बोला एंड दीज आर द एटम्स व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। नंबर 2, डाल्टन ने कहा कि एटम्स आर इंडिविजिबल, लेकिन बाद में हमें पता चला कि एटम को हम डिवाइड भी कर सकते हैं इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो कि नेक्स्ट पेज में आने वाला है। लेकिन डाल्टन ने जो भी कहा ये चीज सही थी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पार्टिसिपेट थोड़ा करते हैं, पार्टिसिपेट करता है एक एटम एज अ होल इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि आज की डेट में भी सही है स्टेटमेंट। तीसरा उसने बोला कि एलिमेंट ऑफ एनी ऑल द एटम ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट, जैसे कि वाटर हमने करा था, दे हैव सेम मास, कंपोजिशन एंड दे आर आइडेंटिकल। एन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, वेरी इन मास एंड साइज। और यही लॉ जो है वो सपोर्ट करता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, डाल्टन का कौन सा पोस्टुलेट सपोर्ट करता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो आप इस पोस्टुलेट को लिख दोगे। और आपको अगर आ जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कौन सपोर्ट करता है, देन यू विल राइट एटम्स आर इंडिविजिबल। सो उसके बाद उसने बोला एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। अब मेरे पास लास्ट क्वेश्चन में 0.734 आया था, तो हमने वो नहीं लिया ना, हमने उसकी जगह उसको ऑन द होल ले लिया 4:1। So that means every time whatever combinations are there, it will always be in whole number. You can't write one molecule of hydrogen. अब इसको हम सिंपल अगर करें तो हाइड्रोजन के 2 पार्ट्स है, ऑक्सीजन का 1 पार्ट है, तो मैं इसको HO half भी लिख सकती हूँ।
वो भी तो सेम है, लेकिन ऐसा लिखना नहीं है, बिकॉज दिस इज व्हाट डाल्टन सेड, दिस इज रॉन्ग, यू जस्ट हैव टू राइट ऑलवेज इन अ होल नंबर रेशियो। अब उसके बाद उसने बोला रिलेटिव मास एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ कंपाउंड। भी कंपाउंड का अगर फॉर्मूला बन चुका है तो उसमें जितने एलिमेंट्स हैं, क्या उनकी कॉम्पोजिशन है, क्या उनका मास है, वो कभी नहीं बदलेगा। अगर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है, जो कैल्शियम का मास इसके अंदर है 40, जो कार्बन का मास है 12, जो ऑक्सीजन का मास है 16 टाइम्स 3 is 48, वो मास वही रहेगा। नो मैटर ये कैल्शियम कार्बोनेट चाहे जमीन के अंदर है रॉक्स में, चाहे ये बाहर है आपके प्लेन्स में, लेकिन मास हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट का फिक्स्ड रहेगा। चलो जी, तो ये डाल्टन जी ने बोला। थैंक यू डाल्टन फॉर गिविंग अस सच अ लॉट ऑफ पोस्टुलेट्स, जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हुए। पर कुछ कुछ ड्रॉबैक तो हर कोई करता है, तो ऐसे ही डाल्टन के कुछ ड्रॉबैक थे, और यकीन मानो अगर वो ड्रॉबैक्स ना होते तो क्या हम अपनी केमिस्ट्री को और अच्छा बना पाते? नहीं। तो पोस्टुलेट्स के साथ साथ थोड़े से ड्रॉबैक देखते हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक था एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल, जो कि आपको पता है मैम, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, प्रोटॉन इज पॉजिटिव, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। मतलब हर चीज आपके टिप्स में क्यों आई? बिकॉज इन लोगों ने एफर्ट करी। और दूसरा उन्होंने बोला एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम मास। थोड़ा सा इसमें, बिकॉज उस टाइम इतनी डिस्कवरीज नहीं हुई थी, बाद में पता चला कि क्लोरीन जैसे एलिमेंट इनका एटॉमिक नंबर तो 17 है, लेकिन क्लोरीन एज पर अबंडेंस इसके 2 फॉर्म्स हैं, जिसको बोलते हैं आइसोटोप्स। एक का मास है 35, एक का मास है 37. So these are isotopes which was not given by Dalton, that atoms of same element can have different masses in case of isotopes. फिर उन्होंने बोला कि atoms of different elements have same masses, यही पे है, ये ना, atoms of different elements have different masses. अब उसमें भी बाद में काफी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बोला यार कैल्शियम है और आर्गन है, इनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है लेकिन इनका मास नंबर सेम है, तो ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं आइसोबार्स. So Dalton could not give the reason for isotopes, isobars and further division of atoms. उसके बाद उन्होंने बोला atoms are always combined in whole number ratio 2:1, है ना, 3:1 or something, लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज में 12:22:11. This is very complex ratio, ठीक है, and that is not 12, 24 और 11. ये सब एक ही टेबल पे नहीं जाते. So this is something which he could not explain. लेकिन thanks to Dalton, जिन्होंने हमें दिया लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मास और कांस्टेंट प्रोपोर्शन के पोस्टुलेट्स, और दूसरा उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से बताया कि how we can recognize and work on fundamental particles called atoms and how we can make their compounds. That's all for Dalton and simple chemistry. अब हम आगे चलते हैं. अब नेक्स्ट आ गया आपके पास how small is an atom. अब एटम कितना छोटा है. हमारी नजर जब पड़ती है तो चींटी पे पड़ती है, ये चींटी तो बहुत छोटी है, एटम इतना छोटा है या इससे भी छोटा है. फिर हमारी नजर पड़ती है रेत के दाने पे कि क्या एटम रेत के दाने से छोटा है कि रेत के दाने जितना होगा. बिकॉज हमारे सामने क्या है, टेबल्स है, चेयर्स है ना, नमक है हमारे सामने, तो हम उन्हीं से कंपेयर करेंगे ना कि वो पार्टिकल जो है वो एटम है. हाँ, आप सही हो, नमक का जो एक ग्रैन्यूल है वो भी एक एटम है, सैंड का एक ग्रैन्यूल है वो भी एक एटम है. तो आप एटम्स को हाथ में पकड़ सकते हो, लेकिन सबसे छोटे एटम के बाद साथ तो आप इंट्रोड्यूस हुए नहीं. सबसे छोटा एटम है हाइड्रोजन, विच इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. और अगर आप हाइड्रोजन की बात करो, हाइड्रोजन का साइज कितना है, 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर. ओ माय गॉड. अब हम देखते हैं कैसे होगा. सबसे पहले तो हमने एक स्टडी को सिंपल करने के लिए, किसी ने आज तक बोला कि एटम रेक्टेंगल शेप में है, एटम ट्रायंगल शेप में है, ऐसा नहीं होता ना. सबसे पहले उन्हें स्टडी को सिंपल करा, उन्होंने बोला एटम इज स्फेरिकल. ये देखो, इट इज लाइक अ स्फीयर,
इट इज सर्कुलर। सर्कुलर होने की वजह से आपको लेंथ ब्रेड्थ की जरूरत नहीं है। तो साइज ऑफ एन एटम कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ जस्ट एंड जस्ट रेडियाई। तो सबसे पहले आप देखोगे स्मॉलेस्ट पॉसिबल रेडियाई ऑफ एन एटम क्या है, वो आपको बताएगा हाइड्रोजन। और नैनोमीटर कितना होता है? 10 to the power -9 मीटर। दैट मीन्स अगर इसको आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतनी जीरोस में अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो उसका एक छोटा सा पार्ट, जो कि मैं यहाँ पे पकड़ भी नहीं पाऊंगी, दैट इज एक्चुअली द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम। Okay, so atom is the smallest particle that take part in chemical reaction. Size of an atom is determined by its radii because we assume that atom is circular and the size unit is 10 to the power -9 meter and hydrogen is the smallest known particle in nature. अब उससे बड़े कौन से हैं? यही नहीं और भी हैं, लेकिन हम देखते हैं। तो हाइड्रोजन इज 10 to the power -10, उससे भी छोटा, 1 नैनोमीटर से भी छोटा है भाई हाइड्रोजन। और उसके बाद आया वाटर, उसके बाद आया वाटर मॉलिक्यूल है 10 to the power -9, फिर हेमोग्लोबिन, फिर सैंड ग्रैन्यूल 10 to the power -4 नैनोमीटर, फिर एंड जिसकी हम बात कर रहे थे 10 to the power -3 नैनोमीटर, एंड देन कम्स योर एप्पल। एप्पल इज 10 to the power -1 नैनोमीटर। चलो जी, नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आ गए सिंबल्स। तो डाल्टन ने अपना दिमाग लगाया, उसने बोला कि ये मेरे पास एटम्स हैं, हम इसको सर्कल, डॉट और लाइन फॉर्म में लिख देते हैं। चलो जी, एटम हाइड्रोजन था, सर्कल विद डॉट, ओके। कार्बन था जस्ट सर्कल बट अ डार्क सर्कल। ऑक्सीजन सिंगल सर्कल। फॉस्फोरस मेरा फेवरेट है बिकॉज इसका सिंबल तो बहुत अच्छा है, इसका सिंबल है मर्सिडीज। वाओ, तो फॉस्फोरस है इनमें से सबसे रिच। उसके बाद आया सल्फर, जो कि है डॉक्टर सल्फर, डॉक्टर वाला सिंबल दे दिया। फिर आपके पास आया आयरन, सिंपल। कॉपर सिंपल C डाल दिया। लेड में L डाल दिया। सिल्वर में S डाल दिया। गोल्ड में तो 8 टोटल 8 छोटी छोटी लाइंस डाल दी। प्लैटिनम में P डाल दिया और मरकरी में 8 ही सर्कल्स डाल दिए, छोटे 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 छोटे। चलो जी, उन्होंने अपना दिमाग लगाया, लेकिन दिस थिंग वाज वेरी कम्बरसम फॉर अस, very difficult. We could not write them, represent them in a reaction form. So that is why this was not approved. So then came J.J. Berzelius. So he used distinct circles, symbols, dots, okay? But it was very difficult and inconvenient for us to use. So then comes J.J. Berzelius. जब कोई नहीं था तो बर्जीलियस जी आए, उन्होंने बहुत अच्छा दिमाग लगाया। उन्होंने बोला कि हम इतना कुछ करने के बजाय एटम के जस्ट अल्फाबेट्स को यूज कर लेते हैं, या तो फर्स्ट अल्फाबेट। चलो जी देखते हैं। और वो चीज हमारे IUPAC को, ठीक है, बहुत अच्छी लगी। जैसे हम कोई भी चीज है, घर में भी कुछ करना होता है, मम्मा का अप्रूवल लेते हैं ना कि मम्मा यहाँ चला जाओ, ये कर लूं। मम्मा को लगेगा भी हाँ ठीक है, सेफ है, दिन में वापस आ जाएगा तो कर लो। स्कूल में प्रिंसिपल मैम से, वैसे ही बर्जेलियस ने IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ब्रांच से परमिशन ली। उन्होंने बोला कि हमारे पास जो एलिमेंट्स अभी हमें पता है, काफ़ी तो पता नहीं थे, लेकिन जो हमें पता है हम उनका फर्स्ट लेटर ले लेते हैं। जैसे कि मेरे पास है कार्बन, कार्बन का फर्स्ट लेटर ले लेते हैं, विच विल ऑलवेज बी कैपिटल। फिर उन्होंने बोला अगर C यूज हो चुका तो हम फर्स्ट 2 लेटर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट 2 एलिमेंट्स ले लिए कैल्शियम के। अब कैल्शियम के और कंडीशन क्या रखी, सेकेंड एलिमेंट का साइज हमेशा शुड बी इन अ लोअर केस एंड फर्स्ट शुड ऑलवेज बी इन अ अपर केस, कैपिटल होगा। और उसके बाद उन्होंने बोला अगर किसी के 2 नहीं यूज करने तो हम फर्स्ट और थर्ड भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट थर्ड में आपने लिया क्लोरीन, CHLO, तो हमने Cl ले लिया। और कुछ एलिमेंट्स के हमने ले लिए लैटिन नेम, जैसे कि कॉपर, कॉपर का हमने ले लिया क्यूपरम, Cu। इस तरह से दीज आर द फ्यू एलिमेंट्स जिसके कुछ आपको सिंबल्स पता होने चाहिए। लाइक इजी, एल्यूमिनियम इज Al फर्स्ट एंड सेकेंड,
argon is Ar, barium is Ba, boron is just first, bromine is Br and so on. अब फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए बिकॉज ये 20 एलिमेंट्स आपके साथ 10th में भी जाएंगे। तो फर्स्ट 10 एलिमेंट्स तो मैंने थोड़े से एफर्ट लगा के बना दिया। सो हे ही लिसन बिकॉज Bruno completed no objection form neatly. Hey, H for hydrogen, He for helium, L for lithium, Be for beryllium, B for boron, C for carbon, N for nitrogen, O for oxygen, F for fluorine and Ne for neon। और नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स का कुछ ऐसा ही बना के आप मेरे को कमेंट्स में डालो, फिर हम उसको भी इस पीपीटी में डालेंगे। चलो जी, अब आपके पास आ गया सिंबल्स, साइज। अब हम धीरे धीरे बढ़ेंगे मास की तरफ। मास की तो बात मत करो आप, मास तो इतना छोटा था हाइड्रोजन का कि याद करना क्या, कुछ सोचना। हमारे फोन नंबर्स 10 डिजिट्स के हम अब भी हम याद नहीं करते नाम से ही। अच्छा जी, मम्मा का फोन है, अभी भी पूछ लो मम्मा का नंबर याद है? 90% बच्चे कहेंगे नहीं, मम्मा का नंबर तो सेव किया हो वही होगा। दादी का नंबर याद है, सेव किया हो वही होगा। सेम गोज द एलिमेंट्स का, जो एटम्स का मास इतना छोटा था कि याद करना वाज लाइक सो टफ। तो आप देखो, सबसे छोटे एटम जो हाइड्रोजन की हम बात करें तो उसका मास था, बाबा रे, 1.673 into 10 to the power minus 24 ग्राम्स। बहुत मुश्किल है। अगर हम उसको ऐसे लिखें, मैम बोले आगे से सोने पे सुहागा, चलो जी इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दो तो और भी बढ़िया हो जाता। ये हो जाता इतनी जीरो कि बंदा लिखता लिखता बोलता बोलता थक जाए। तो बड़ा ही टफ था। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि जैसे कि मेरी बॉडी का एक मास है, मुझे पता ही नहीं मेरे कितने एटम्स हैं, हर एटम का मास अगर मैं देखने लगूंगी तो मैं तो अपना मास कभी कैलकुलेट ही नहीं कर पाऊंगी जिंदा होते हुए। तो मैंने क्या किया, एक वेइंग मशीन ली, उस पर मैं खड़ी हो गई, मुझे पता चल गया 57, 60 व्हाटएवर वो मेरा मास है। ठीक है, तो कितना इजी हो गया बिकॉज मुझे पता है वेइंग मशीन का मास और वो उसको मैं रिलेट कर रही हूँ अपने मास से। सेम गोज, पापा मार्केट में गए, उन्होंने टोटल 1 किलो प्याज, 1 किलो टमाटर, 1 किलो नींबू ले लिए। लेकिन अगर आप काउंटिंग की बात करो, टमाटर जो थे, अगर टोमेटो लिए तो टोमेटो तो 1 किलो में आपके पास इतने चढ़ गए, 9 टोमेटो, और यहाँ पे आया 1 kg। ठीक है ना, आपके पास आ गया एक नोन मास जिसको हम बोलेंगे रिलेटिव मास। तो आपके पास आ गए 9 टोमेटोज। लेकिन अगर आप बात करो लेमन्स की, लेमन तो आपके पास आ गए 20। तो 20 लेमन्स, तो क्या आप 20 लेमन्स का मास, एक लेमन का मास बता सकते? चलो बेटा मेरे को किचन में से 2.54 ग्राम का लेमन देना। नहीं मम्मी, नहीं हो पाएगा। तो इतना छोटा मास याद करना बड़ा टफ था, लेकिन ये याद करना बड़ा इजी था। तो हमने हर चीज को एक रिलेटिव मास दिया। सेम गोज विद एटम्स ऑल्सो। हमने सोचा, उस टाइम तो हमारे पास तराजू नहीं थे, हमने सोचा एक बड़ा सा वाटरमेलन है, तो वाटरमेलन का मास है 12 ग्राम्स। मैंने निकालना था एप्पल का मास। मेरे पास था बड़ा सा वाटरमेलन जिसका मास था, मान लो 60 ग्राम्स ले लेते हैं, और उसके मैंने कर दिए टोटल 12 पीसेस। तो एक पीस को मैंने यहाँ रख दिया। चलो जी, ये मेरे पास वाटरमेलन, इसका मैंने एक पीस यहाँ रख दिया और उसको बना दिया रिलेटिव मास। मतलब एक पीस वाटरमेलन तो 2 एप्पल, 2 पीस वाटरमेलन 4 एप्पल। तो थिंग्स बिकेम वेरी इजी। ठीक है, तो वाटरमेलन के मास को, जैसे कि अगर मैं लेके चलूं, रिलेटिव मास की बात करते हैं। ओके, तो अगर मैं लेके चलूं, मेरे पास कितने 12 पीसेस है ना, तो 12 पीसेस का मास मेरे पास है 60 ग्राम, ये मुझे पता है। ठीक है, तो 1 पीस का मास कितना होगा? 1/12 पीसेस के मास के इक्विवेलेंट होगा। 1/12 पीसेस के मास के इक्विवेलेंट होगा, जो कि एक्चुअली है 4 ग्राम। ठीक है, पर आपको 4 तक नहीं जाना, आपको यहीं तक रहना है। 1/12 ऑफ टोटल वाटरमेलन।
ठीक है, तो ये एक्चुअल में है 1/12, ये वाला, ठीक है। तो 1/12 को हमने ले लिया 1, सिंपल, थिंग्स बिकेम वेरी इजी। तो इसी को बोलते हैं रिलेटिव मास, व्हेन यू रिलेट अननोन मास ऑफ एनी एलिमेंट विद अ नोन मास। तो सबसे पहले आपके, और इससे थिंग्स बिकेम वेरी इजी, कंपेयरिंग अननोन मास विद अ नोन मास। सबसे पहले इसके लिए हमने चूज किया हाइड्रोजन को रिलेटिव मास के लिए, लेकिन वो इटसेल्फ इतना छोटा था। फिर हमने चूज किया ऑक्सीजन को, बिकॉज ऑक्सीजन हम इनहेल करते थे, हम बड़े अच्छे से जानते थे ऑक्सीजन को। हमने बोला ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स भी बनते हैं, सब कुछ बनता है, तो हम इसको ले लेते हैं एज ए रिलेटिव मास, ठीक है। हमने क्यों लिया? देयर वर 2 रीजंस व्हाई फर्स्ट वी चूज इनिशियली ऑक्सीजन एज अ रिलेटिव मास। Okay, first reason was oxygen react with large number of elements to form compounds. This atomic mass gave masses of most of the elements as a whole. कि अगर आप उनको डिवाइड करते थे आपके पास नंबर आते थे 3, 4, 5, 6, जो कि याद करने बहुत इजी थे। लेकिन बाद में हमारे सामने आए कार्बन। अब हम पहले तो हम खुश थे भी, ऑक्सीजन काफी जगह से कंबाइन करती है, लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 है, तो मैक्सिमम 2 एलिमेंट से कंबाइन कर जाएगी। कार्बन तो है टेट्रावेलेंट, कार्बन की वैलेंसी है 4, तो कार्बन अपने साथ 4 डिफरेंट एंड्स पे कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं। तो सोचो कार्बन के कितने कंपाउंड्स बन सकते हैं। तो फिर हमने सोचा व्हाई नॉट रिप्लेस ऑक्सीजन विद कार्बन। और दूसरी चीज, कार्बन के कंपाउंड्स बहुत स्टेबल होते हैं और बहुत अबंडेंट होते हैं, तो हमने क्या किया, हमने चूज कर लिया कार्बन को, और वही हमारे साथ आजकल भी निभ रहा है, वहां से लेके यहाँ तक। चलो, so this is the history. So now we took relative mass as 1/12 of the mass of carbon atom. Okay, so which is actually we take it as 1 unit or 1 AMU, 1 unitary mass, unified mass, U ले लेते हैं, unified mass, atomic mass unit, ये सब सेम है, it is all same. ओके, अब कितना इजी हो गया। हाइड्रोजन का मास है 1 AMU या 1 AU, AMU या 1 U। कार्बन का मास है 12 AMU या 12 U। सेम गोज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, मैग्नीशियम, इन सब के मासेस आपके सामने दिए हुए हैं। और नाउ बड़ा इजी है याद करना। अगर मैं आपको बोलूं मैग्नीशियम का मास बताओ, आप बोलोगे 24। नाइट्रोजन का बताओ, आप बोलोगे 14। इस तरह से मास याद करने इजी होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं 14 यूनिट में यूनिट की वैल्यू भर के बताओ क्या मास होगा, तब नहीं बता पाओगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन इज एक्चुअली इक्वल टू 1.6605 into 10 to the power minus 24 ग्राम। अब आपके पास यहां से क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन मास ऑफ मैग्नीशियम इन टर्म्स ऑफ कार्बन 12। यू विल से मैग्नीशियम इज 24 times heavier than 1/12 of carbon 12. That is what you will write. या फिर आपके पास आ जाए define sulfur mass in terms of carbon 12. You will say sulfur is 32 times heavier than 1/12 of carbon 12 और मैम आपको दे देगी फुल मास। ओके, डन। तो रिलेटिव मास भी हमारा हो गया खत्म। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। अब एटम की अगर आप बात करो, सबसे पहले देखो, आप कोई भी मुझे एटम्स आपके दिमाग में आएगा, जो कि मेरे भी दिमाग में आ रहा है फिलहाल। तो मैंने आपको बताया कार्बन, दिस इज 1 एटम, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया ऑक्सीजन, फिर मैंने आपको बताया आयरन, ये सारे एटम्स हैं, ओके। कोई और बताओ, नाइट्रोजन, ठीक है, और बताओ कॉपर, ये सब हमारे दिमाग में फॉर्मूलाज हैं इसके, और वो एटम है। 1 एटम ऑफ कॉपर, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, 1 एटम ऑफ आयरन, ये सब एटम्स हैं। अब आई बारी नेक्स्ट, हाउ डू दिस एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर।
अब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में कार्बन कैन एग्जिस्ट एज कार्बन ओनली। तो कार्बन किस फॉर्म में होगी? कार्बन इज एन एलिमेंट विच इज इन एटॉमिक फॉर्म। ओके, ऑक्सीजन कैन एग्जिस्ट इन O2 form, which is a molecule. Iron can exist in atomic form, which is an element. Nitrogen, N2 form, which is a molecule. But this molecule is having only one type of nitrogen. That is nitrogen combines. This one was copper, so copper is only Cu. This is atomic form or this is an element. या फिर ऑक्सीजन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, अगर मैं लूं ऑक्सीजन, नहीं, ऑक्सीजन कैन बी CO2 ऑल्सो, ठीक है। आयरन कैन बी आयरन क्लोराइड ऑल्सो, नाइट्रोजन कैन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑल्सो, ये भी तो नाइट्रोजन की फॉर्म्स है। तो कोई भी एटम या तो एलिमेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या फिर वो कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब कंपाउंड फॉर्म को अगर आप ओपन करते हो तो वहां से आ जाते हैं आयरन का आयन और क्लोरीन का आयन, या फिर वो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब वाटर, यहाँ पे हम लगा देते हैं वाटर। अब वाटर आपको पता है ना, हाइड्रोजन and oxygen, that means hydrogen positive and oxygen negative. अब आई बारी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि मेरे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के अंदर कितने एटम ऑफ नाइट्रोजन है? 2 एटम। तो ये हो गई इसकी एटॉमिसिटी, ठीक है। वाटर है, वाटर के अंदर है टोटल हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1, तो इसमें हो गए वाटर के टोटल 3 एटम्स। तो ये होगी इसकी एटॉमिसिटी। दिस इज एटॉमिसिटी ऑफ वाटर। सिमिलरली कोई भी ले लेते हैं हम, आयरन सिंगल है, इसकी मोनो एटॉमिक, बिकॉज इसमें सिर्फ 1 एटम है। जिसमें 2 है इसको बोलेंगे डाई एटॉमिक, जिसमें 3 है इसको हम बोलेंगे ट्राई एटॉमिक। तो ये इसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। सो नाउ कम्स अ न्यू वर्ड, दैट इज व्हाट इज एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी अगर आप लो, एटॉमिसिटी मीन्स नंबर ऑफ एटम्स विच कैन कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कैन बी एलिमेंट ऑल्सो, मॉलिक्यूल कैन बी कंपाउंड ऑल्सो। अगर अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, बिकॉज सेम एटम से बने। आर्गन सिंगल है, हाइड्रोजन हीलियम सिंगल है, ऑक्सीजन सिंगल है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर, ये सब एक ही तरह के एटम से बने हैं। तो ये हो गए आपके एलिमेंट्स, और इनकी एटॉमिसिटी आर्गन की मोनो, हीलियम मोनो, बिकॉज ये इनर्ट है। ऑक्सीजन डाई, हाइड्रोजन डाई, H2 होता है, यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं O2, H2, N2, Cl2, फॉस्फोरस 4 एटम और सल्फर इज 8 एटम, ठीक है। सो 8 एटम इज पॉलीएटॉमिक। अब उसके बाद हम बात करते हैं कंपाउंड्स की। ओके, सो कंपाउंड्स में आ जाते हैं आपके वाटर, सिंपल दिया हुआ मैंने, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसकी एटॉमिसिटी वाटर की क्या होगी? अगर आप फॉर्मूला लिखो 2 + 1 3, अमोनिया की नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 3, टोटल एटॉमिसिटी होगी 4, और कार्बन डाइऑक्साइड की होगी टोटल 3। अब इनकी रेशियो बाय मास जो हमने स्टार्टिंग में किया था, वाटर में हमने क्या निकाला था? 1:8, जो कि आपको निकालना आता है। So 2 parts of hydrogen and 16 parts of oxygen, you just divide it, you will get 1:8। और नाइट्रोजन, अमोनिया 3 हाइड्रोजन थे, प्राइम नंबर है, डिवाइड नहीं होगा, तो 14:3, और कार्बन डाइऑक्साइड इज 3:8, which is just your atomic masses which you have combined as per the formula। अब आई बारी based on the mass,
हाउ कैन यू डिराइव अ फॉर्मूला? ओके, चलो अब आपके पास आ गया ये वाला। मेरे पास है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अभी अभी हमने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है 1:8। ये गिवन है आपको इसके बेसिस पे फॉर्मूला ऑफ वाटर डिराइव करना है। अब आप सबसे पहले क्या करोगे? यू विल राइट एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, देन यू विल डिवाइड 1:1 is 1, 8:16 is half। अब कोई भी मास, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था HO हाफ तो होगा नहीं, तो फिर आप क्या करोगे? जो डिनोमिनेटर बड़ा है उससे दोनों जो एलिमेंट्स है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 1/2 को भी 2 से करा, ये आ गया 1, ये आ गया 2, H के 2, O का 1 एंड दैट गिव्स योर फॉर्मूला। अब उसके बाद आया नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। अब इसमें उसने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास रेशो है 3:8 और आपको कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला डिराइव करना है। अब उस केस में इजी करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर आप और करके दिखाना मुझे। मैंने यहाँ पे लिखा कार्बन, ठीक है, लेट्स चेंज द कलर, कार्बन। यहाँ पे लिखा ऑक्सीजन, कार्बन इज टू ऑक्सीजन इज 3:8, लेकिन एक्चुअल मास ऑफ कार्बन इज 12, C12, एंड ऑक्सीजन मास इज कितना होता है ऑक्सीजन का? 16, राइट? अब 3 को 12 से डिवाइड करो, 1/4, 8 को 16 से डिवाइड करो, 1/2। अब 1/4 और 1/2 में से कौन सा डिनोमिनेटर बड़ा है? 4। अब 1/4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 को भी 4 से ही मल्टीप्लाई कर दो। You will get 1 carbon, 2 oxygen, and the formula will be CO2. This is how you can derive molecular formula based on molecular mass ratio of any compound. ठीक है? चलो, now the next part. Easy होता जा रहा है मेरे ख्याल से। आयनिक कंपाउंड। अब आयंस क्या होते हैं? आयंस होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं सबसे सॉलिड कंपाउंड। सबसे बड़ी बात, उनमें बहुत ताकत होती है, दे आर वेरी पावरफुल। जैसे कि मेरे पास है सोडियम क्लोराइड, अभी आप देखो दिस इज सोडियम क्लोराइड। अब आयनिक कंपाउंड्स हमेशा बनते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। अब सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। कॉम्पोजिशन है इसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। तो सोडियम जो है इट कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड कैन फॉर्म सोडियम पॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, चार्ज पॉजिटिव आ गया बिकॉज प्रोटॉन तो उतने ही है। और क्लोरीन का है 17। क्लोरीन कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन और बिकम्स क्लोरीन नेगेटिव बिकॉज इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया। तब अपना इलेक्ट्रॉन सोडियम ने क्लोरीन को दे दिया और ये बन गया सोडियम क्लोराइड कंपाउंड। एंड दिस टाइप ऑफ कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय आयंस, ये कौन सा आयन है? दिस आयन इज कॉल्ड एज कैटायन which is always positive ion. This is called as anion which is always negative ion, and this cation anion combines to form ionic compounds. So this is also elements can exist in nature in ionic form. अब उसके बाद ionic form charged form of free like charged form of 2 or 3 elements together, पर उनमें चार्ज रहता है, उनको बोलते हैं रेडिकल। तो हम इधर आ जाते हैं, तो ये आ गया आपका रेडिकल। अब यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखो, अमोनियम। अमोनियम को हमेशा आप ब्रैकेट में ही डाल के रखोगे और अमोनियम के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिकल। सिमिलरली हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, दैट इज अगेन अ रेडिकल एंड यू हैव टू पुट इट इन
अब ब्रैकेट ऑलवेज, मेक श्योर। और उसके बाद आ गया नाइट्रेट, नेगेटिव चार्ज, फॉस्फेट, -3 चार्ज, सल्फेट, -2 चार्ज। दिस इज हाउ रेडिकल्स, जो कि चार्ज पार्टिकल्स हैं, दे कैन हैव ग्रुप ऑफ रेडिकल्स ऑल्सो, दे आर ऑलवेज अवेलेबल या एग्जिस्ट इन द चार्ज फॉर्म। नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, आयनिक फॉर्म हो गया, थोड़ा सा रह गया। अब रेशियो ऑफ मास मैंने आपको बताया था अभी, रेशियो ऑफ मास निकालना कितना इजी है, और उसके बेसिस पे आपको मैंने फॉर्मूला निकालना भी सिखा दिया था। तो आयनिक कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड का मास ये आप निकाल के मेरे को बताओ कैसे आया। कैल्शियम का मास 40, ऑक्सीजन का 16, और उन दोनों को डिवाइड करोगे यू विल गेट 5:2। सेम गोज विद एनी ऑफ द कंपाउंड विच यू नो। तो उन दोनों के मास को लो, उनको डिवाइड करो, वॉट एवर सिंपलेस्ट रेशियो यू गेट दैट इज योर मास रेशियो, और उसके बेसिस पे यू कैन टेक आउट द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड विच वी जस्ट डिराइव। कार्बन डाइऑक्साइड का भी करा था और वाटर का भी करा था। अब नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज नेम्स एंड सिंबल्स। अब नेम्स एंड सिंबल्स, अब तो आपको काफी हद तक समझ आ गया ये पॉजिटिव चार्ज क्यों है, बिकॉज दे आर ऑल चार्ज पार्टिकल्स which have lost electrons which were present in the outermost shell. अगर positive 1 चार्ज है that means इन सब के बाहर एक इलेक्ट्रॉन था। अगर positive 2 चार्ज है that means their outermost shell had 2 electrons which they have lost, और अगर 3 है that means they had 3 electrons। तो ये सब क्या है, कैटायन है या एनायन? ये है कैटायन। और उसी तरह से ये सारे नेगेटिवली चार्ज बिकॉज दे गेन। अब यहाँ पे भी कंपाउंड बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड का भी बन सकता है, लेकिन वो आपको ज्यादा लेने पड़ेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड का भी बन सकता है बिकॉज एक जना लूज कर रहा है और दूसरा एनायन जो है वो गेन कर रहा है। और ये है सिंपल रेडिकल्स, ठीक है, और ये है आपके कॉम्प्लेक्स रेडिकल्स which are made up of more than one type of atom. अब अमोनियम में ओनली नाइट्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन भी है। नाइट्रेट में दिस इज 1 नेगेटिव चार्ज which is there on both. हाइड्रोजन कार्बोनेट में दोनों के ऊपर है चार्ज, तो इनमें 1, 2, 3 एलिमेंट्स के ऊपर कंबाइंड चार्ज है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज रेडिकल। चलो, तो हमने आयंस बना लिए, कैटायंस, एनायंस। अब आई बारी इनके साथ एक गेम खेलने की। और गेम कैसे खेलेंगे, अब हम इनके बनाएंगे कंपाउंड। उसके लिए हमें एक सिंपल सा चार्ट चाहिए। एक तरफ है एक क्या बोलते हैं उसको, एक ग्रुप जो है कैटायंस, और दूसरी तरफ है ये ग्रुप जिसको बोलते हैं एनायंस। अब एनायंस और कैटायंस की गेम। अब इस गेम में क्या करना है, मान लो अंताक्षरी खेलते हैं। सबसे पहले बारी आई मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम ने कहा कि मैं सॉन्ग गाऊंगा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो मैग्नीशियम को हमने रखा यहाँ पे और नीचे लिखी इसकी वैलेंसी 2, प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। और उधर से हमने रखा हाइड्रोजन कार्बोनेट और उसकी वैलेंसी रखी हमने 1। अब हम क्या करेंगे, इनको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जैसे ही हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा बन गया मैग्नीशियम 1, नहीं लगाएंगे बिकॉज अंडरस्टूड है, और साथ में बन गया हाइड्रोजन कार्बोनेट, नीचे सबस्क्रिप्ट आ गया 2। ये बन गया मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक सो मेनी कंपाउंड्स। अब आई बारी एक और कंपाउंड की। चलो जी, अब इनकी बारी तो हो गई खत्म। अब हम बनाएंगे, नेक्स्ट किसकी बारी आएगी, और बारी हमेशा पहले कैटायंस की आएगी, अंडरस्टूड है। सो कैटायन में हमने लिया सोडियम, और सोडियम ने चूज किया आयोडीन। सोडियम इधर रखेंगे, वैलेंसी इज 1, आयोडीन वैलेंसी इज 1, 1, 1 will remain 1, so it will become sodium iodide. So this is how you can create so many compounds. अगर आपको इस
कैटायन और एनायन के चार्ट के बारे में प्रॉपरली पता है और पता लगाना मुश्किल नहीं है। एक बार करोगे, 2 बार करोगे, तीसरी बार बड़े आराम से हो जाएगा आपसे। अब आई नेक्स्ट बारी, सेम चीज जो मैंने आपको बताया क्रॉस मल्टीप्लाई गेम, वही गेम इन्होंने यहाँ पे हमने लिख दिया। जैसे कि कोई भी एलिमेंट लिखेंगे, जो भी एलिमेंट आपको चूज करना है। यहाँ पे हुआ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, साथ में ऑक्सीजन का सिंबल O, और एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, चाहे आप प्लस माइनस लगाओ चाहे ना लगाओ, दैट्स ओके। और कंपाउंड बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से एल्यूमिनियम ऑक्साइड। So this is how you can create so many formulas. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं स्लेग्ड लाइम। अब मैं अगर आपसे पूछूं क्विक लाइम क्या है, क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम यहां लगाएंगे, ऑक्सीजन यहां लगाएंगे। कैल्शियम की वैलेंसी कैटायन था तो इसकी थी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी एनायन था और थी 2, माइनस माइनस, ये माइनस था वो प्लस था। मैंने चार्ट नहीं लगाया, लगा भी सकते हो। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्विक लाइम। चूनो, द सेम नेम। ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट। ओके, नेक्स्ट इज योर, this is time for you to check your knowledge, so you need to tell me in my comment section below। फिर हम आगे और भी इंटरेस्टिंग चीजें करेंगे कि एटॉमिसिटी क्या है, ठीक है। एटॉमिसिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितनी है, और फॉस्फेट। अब फॉस्फेट के ऊपर -2 चार्ज लगा के बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन डोंट वरी, ये सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इट इज वेरी वेरी इजी। तो -2 चार्ज को कर दो इग्नोर। आप देखो इस रेडिकल में टोटल कितने एटम्स हैं। फास्फोरस का 1 है, ऑक्सीजन के 4 है, दोनों को ऐड करोगे एटॉमिसिटी बन गई 5। दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट एटॉमिसिटी, यू कैन कैलकुलेट इट। अब उसके बाद आ गया आपके पास एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बताओ और सोडियम सल्फाइड का। ओके, तो एल्यूमिनियम सल्फेट इज अ रेडिकल, पॉली एटॉमिक रेडिकल, बिकॉज इसमें ज्यादा एटम्स हैं, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी है 3, इसकी वैलेंसी है 2। अब आपको आगे खुद मेरे को बताना है कि इसका कंपाउंड क्या बनेगा। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, लेकिन अगली वर्कशीट जो मैं अपलोड करूंगी उसमें हिंट्स भी नहीं मिलेंगे, बिकॉज उस टाइम तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि कैसे कैटायन और एनायन को कंबाइन करना है। सो नेक्स्ट वाला हिंट भी नहीं मिलेगा, आपको खुद करना है। और उसके बाद आपके पास आ गया एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। जब किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना होता है तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब क्लोरीन का फॉर्मूला होता है Cl2, सल्फर का फॉर्मूला होता है Sa। You just can't write sulfur like that. Okay, sulfur is S8. Okay, and chlorine is Cl2. It is diatomic and this is polyatomic. अब आपको लिखना है क्लोरीन का एटॉमिक मास, जो कि होता है 35.5। ऑल्दो ये आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है 35 एंड 37, लेकिन 35 75% अबंडेंस में है। तो हम इन दोनों का अगर एवरेज निकालते हैं तो ओवरऑल पलड़ा क्लोरीन 35 की तरफ भारी होता है, एंड द मास इज 35.5 टाइम्स 2। और सल्फर का आप खुद बताओगे। अब नेक्स्ट आ गया आपके पास, राइट द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सल्फर एंड हाइड्रोजन व्हिच वाज देयर इन डाल्टन मर्सिडीज वाला सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, वो आप मुझे मैसेज पे नीचे डालो। अब आया लास्ट टॉपिक व्हिच इज नाउ सुपर इजी फॉर यू। अब आप अच्छे से कर लो, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। एंड द लास्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूलर और फॉर्मूला यूनिट मास। इतना बड़ा नाम क्या ले लिया मैम ने, पर ये बड़ा नहीं है। आपको फॉर्मूलाज तो अब तक सारे आ चुके हैं, बिकॉज हमने काफी फॉर्मूलाज बना लिए। तो सिंपल सा फॉर्मूला लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एक मॉलिक्यूल भी है, कैल्शियम कार्बोनेट एक फॉर्मूला भी है। तो जब किसी मॉलिक्यूल का
फॉर्मूला के बेस में हम मास निकालते हैं उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर और फॉर्मूला यूनिट मास। अब कैल्शियम का मास 40, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16। अब कैल्शियम कितने हैं? 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3। अब हम करेंगे टोटल ऐड 40, 12, 16, 3s are 48, 48, 8 plus 2 is 10, 4 plus 4, 8 plus 2, 10। तो 100 यूनिट डालना बहुत जरूरी है। तो यूनिट के पास आपके पास चॉइस, इधर यू पुट ग्राम्स or you put U or you put atomic mass unit. Generally we use grams, but any of these units are correct. Now this completes your chapter. Give a big hand. अब हम बात करेंगे NCERT के बैक क्वेश्चंस की, जो कि अब तक आपको अच्छे से आ चुके होंगे। अब ये है मिथेनॉल CH3OH। इसका मास मैंने निकाल के दिखाया है। मिथेनॉल का फॉर्मूला है CH3OH। तो आपको दिखाया गया है इसमें कार्बन का मास, हाइड्रोजन 4 है, 3 और 1 4, और ऑक्सीजन 1 है। जब आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल मास। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कितना मास आता है। तो 12 कार्बन, 4 into 1 is hydrogen and 16 is for oxygen and it comes out to be 32U लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट आ गया आपके पास एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन। अब बैक क्वेश्चंस में सबसे नीचे से शुरू करते हैं। ठीक है, मैं आपको सारे करवाऊंगी नहीं, लेकिन हिंट्स देती रहूंगी। सबसे पहले कैलकुलेट द मोलर मास। मोलर मास मीन C2H2 का मास बताओ। 2 कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन, so 2 into 12 plus 2 into 1, add it and you will get the mass. Sulfur as acid I just gave you. Okay, phosphorus in P4, 4 into phosphorus का मास जो कि आपको लकीली दिया होता है, which is 31U. Now the next question is write the chemical formula magnesium chloride. So how will you write formula? फॉर्मूला लिखने के लिए आपको वैलेंसी चार्ट याद करना है। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड द गेम इज डन। MgCl2 and calcium oxide I just gave you quick line. Then aluminium chloride, calcium carbonate, carbonate की वैलेंसी 2, कैल्शियम की 2, it cancels out, it will be calcium carbonate, that is CaCO3. Because this 2 will cancel, it will come like this. Now comes the next question, what are polyatomic ions? Polyatomic ions से आपको क्या याद आता है? आपको याद आता है ये वाले आयंस, जैसे कि कार्बोनेट जो लास्ट में थे, जो आयंस बनाए थे उसमें सबसे आखिरी में जो कॉलम था, polyatomic which are made up of more than one kind of atoms but they all have a combined charge. They are polyatomic and make sure you always give examples for all these. Now the next question is ये same question जो मैंने आपको करवाया था, when 3 grams of carbon is burnt with 8 grams of oxygen. तो कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो मैंने दी हुई है, it gives out to be 11 grams of carbon dioxide. अब फिर से वो आपको बुद्धू बना रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? What is the mass of carbon dioxide formed when 3 grams of carbon is combining with 50 grams of oxygen? तो आप बोलोगे कार्बन तो 3 grams है, तो वो 3 ग्राम कार्बन सिर्फ 8 ग्राम ऑक्सीजन को पिक करेगी और रेस्ट 50 minus 8 is 42 grams. Oxygen will remain unreacted. So now comes the first question. First question में क्या है? थोड़ा सा different है. Different as in मैंने अभी आपको ये question करवाया नहीं. So इसमें क्या है? वो कह रहा है 0.24 ग्राम of a sample compound of oxygen and boron. बोरोन ऑक्साइड उनको मिला, ठीक है, विच इज अ कंपाउंड, मतलब ये क्या है? प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट आपके पास कितना है? 0.24 ग्राम। और इसके रिएक्टेंट्स कौन से हैं?
वो कह रहा है इज फॉर्म्ड बाय 0. बोरोन कितना है इसमें 0.096 ग्राम और ऑक्सीजन कितना है 0.144 ग्राम। अब उसने बोला है क्वेश्चन, आपने कुछ प्रूव नहीं करना, आपने बताना है बोरोन की परसेंटेज मास कितना है इस कंपाउंड में और ऑक्सीजन का परसेंटेज मास कितना है। अब अगर आपके मार्क्स आते हैं, मान लो आपके मार्क्स आए 74 आउट ऑफ 80, तो आप अपने मार्क्स लिखोगे सबसे पहले परसेंटेज निकालने के लिए, वही मैं बोरोन का करूंगी। पहले बोरोन का मास लिख लूंगी, ओवर मैं टोटल मार्क्स लिखूंगी, 80 मार्क्स में से आए हैं ना मेरे। सिमिलरली यहाँ पे टोटल मास कितना था 0.24 और फिर अगर परसेंटेज निकालनी है आई विल मल्टीप्लाई इट विद 100 सेंचुरी। चलो जी, अब पॉइंट्स को काट कर मेरे को दूर से दिख गया कि 96 और 24 12 के टेबल पे जाते हैं, तो मेरा तो काम बहुत इजी हो गया। तो 96/1000 पॉइंट काट दिया इंटू 24 और इसका 100 ऊपर ले गए, पॉइंट था ऊपर चला गया, 100 बन गया और ये 100 परसेंटेज वाला 3 zeros कट गई, 1 0 बची है। 12 2s are 24, 12 8s are 96, 2 4s are 8, तो 40% इज बोरोन। अब आप मुझे बताओ ऑक्सीजन कितने परसेंट होगी इसमें। ऑल्दो पता है, आपको दिख रहा है, स्मार्ट पीपल कैन सी, लेकिन फिर भी आपको बताना है कि ऑक्सीजन कितने परसेंट है बाय कैलकुलेटिंग। सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर, द होल चैप्टर इज डन। और जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एलिफेंट नहीं है आपको इस बार, यू नो व्हाट वाज द एलिफेंट? द एलिफेंट वाज मोल कॉन्सेप्ट, जो कि बच्चे शुरू से बहुत डरते हैं उससे। ऑल्दो बहुत इजी है, लेकिन कुछ चीज़ों से डर लगता है ना, तो मोल कॉन्सेप्ट ऐसा ही है। तो मोल कॉन्सेप्ट नहीं है, चैप्टर हो चुका फिनिश। बहुत इजी था, जिसमें हमने आयंस, एटम्स, कंपाउंड बनाए। पहले हमने देखा भी कैसे कैसे एटम्स आए, डाल्टन आया, महर्षि, सो मेनी थिंग्स। अब आई थिंक एवरीथिंग इज सो मच क्लियर टू यू। Now, please solve all the questions which I have given you throughout my session and send it to me in my comment section below. Hope you like my video and understood my chapter. Do like, share and subscribe to my YouTube channel and press the bell icon so that you can get regular updates for future chapters and future question papers also, which I'll be solving it with you. Thank you so much for watching. Have a nice day.